नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को साइंस के वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। दोस्तों इसमें आपको फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री तीनों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा और यहीं से बोर्ड एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अच्छे से याद कर लेना। एक बार वीडियो को देख लोगे ना तो सुनकर आधा क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा और बाद में इसका PDF हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में दे देंगे। तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग ज्वाइन कर लेना। मैं ऑलरेडी वहीं पर सारा PDF देता हूँ, आप लोगों को पता भी होगा, आप लोग डाउनलोड भी करते होंगे PDF, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना। पहले एक बार अच्छे से वीडियो देखिए ताकि आपको सुनकर कुछ क्वेश्चन याद हो जाए। पहला नंबर क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में 2 नंबर के लिए पूछा जाता है। प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं? प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर देखिए कैसे लिखेंगे। बहुत आसानी से आप लिख देंगे क्योंकि मैंने हल्का-हल्का शब्दों को चूज़ करके आपको आंसर लिखा है। यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ से प्रकाश की किरणें निकल कर नेत्र तक पहुँचती है, प्रकाशीय माध्यम कहलाते हैं। जैसे हवा हो गया दोस्तों, पानी हो गया, काँच हो गया, अल्कोहल हो गया, हीरा हो गया इत्यादि। ये हमारा क्या होता है? प्रकाशिक माध्यम होते हैं। प्रकाशीय माध्यम के ये उदाहरण होते हैं और याद रखना प्रकाशीय माध्यम 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है समांगी माध्यम, दूसरा होता है विषमांगी माध्यम। तो आप लोग इसका परिभाषा नहीं लिखना है, बस ये दोनों का नाम लिख देना है क्योंकि 2 ही नंबर है, तो आप लोग दोनों का नाम लिख देना है, ठीक है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों है आपका विचलन कोण किसे कहते हैं? यहाँ पर किसे छूट गया है, आप किसे यहाँ पर लिख लेना, ठीक है ना। हाँ, तो विचलन कोण किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर हम लोग कैसे लिखेंगे दोस्तों? प्रकाश के अपवर्तन में भी आप लोगों ने देखा होगा, आपतित किरण के बढ़ाए गए भाग से, ध्यान से देखिए, आपतित किरण के बढ़ाए गए भाग से परावर्तित किरण तक जो कोण बनता है उसे हम लोग विचलन कोण उसे हम लोग क्या कहते हैं? विचलन कोण कहते हैं। उसे विचलन कोण कहा जाता है। दोस्तों विचलन कोण को डेल द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है ना। डेल द्वारा सूचित किया जाता है और विचलन कोण बराबर 180 डिग्री माइनस 2i होता है। यदि दो तरीके से बनता है, यह 2 तरीके से बनता है। पहला बनता है घड़ी की दिशा में और दूसरा बनता है घड़ी की विपरीत दिशा में। ये 2 तरीके से बनता है। तो ये आपका हो गया विचलन कोण किसे कहते हैं। ये भी एग्जाम में 2 नंबर का आएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला हमारा दोस्तों क्वेश्चन देखिए, अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, यदि परिवर्तन का कोण 80 डिग्री हो तो विचलन कोण का मान क्या होगा? ये बहुत इजी है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इजी है दोस्तों। हम लोग जानते हैं परिवर्तन के नियम से, हम लोग क्या जानते हैं? परिवर्तन के नियम से हम लोग जानते हैं कि आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है। तो दोस्तों अगर आपतन कोण 180 डिग्री है तो परिवर्तन कोण भी आपका 180 डिग्री होगा। तो हम लोग विचलन कोण का मान जानते हैं, अभी आपको बताया क्वेश्चन में कि विचलन कोण डेल बराबर 180 डिग्री माइनस 2i होता है। तो विचलन कोण का मान निकालना है तो विचलन कोण बराबर 180 डिग्री माइनस 2 गुणे आई का मान आप रख दीजिए 80 डिग्री, तो मिल जाएगा आपका 160 डिग्री। तो 180 में से 160 घटेगा ना तो 20 डिग्री आपका आंसर मिल जाएगा। तो ये 20 डिग्री हमारा हो गया। तो विचलन कोण का मान याद रखना कितना होता है? 180 डिग्री माइनस 2i। इसे आप लोगों को अच्छे से याद रखना है दोस्तों। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा आता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में 100% दोस्तों पूछेगा और मैं आपको बता दूं ये 5 नंबर का कभी नहीं पूछेगा तो ये 2 ही नंबर का पूछेगा। क्वेश्चन आपका वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर आपको लिखना है। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में आप लोग को अंतर लिखना है। तो इधर आपका वास्तविक प्रतिबिंब हो जाएगा, इधर आपका काल्पनिक प्रतिबिंब हो जाएगा। देखिए बहुत ईजी हमने लिखा है, यह वास्तविक कटान से बनता है, यह काल्पनिक कटान से बनता है, यह हमेशा उल्टा बनता है, यह हमेशा सीधा बनता है। इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है, इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। यह दर्पण के पीछे बनता है, यह दर्पण के सामने बनता है। तो 4 मैंने बहुत इजी आपको बताया और यही आपको याद कर लेना। ये तो एक ही बार में आपको याद हो जाएगा, PDF की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, बट हम आपको PDF देंगे तो आप अच्छे से याद कर लीजिए। देखो कितना लड़का सब फोन करके परेशान कर रहा है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिए दोस्तों, अगला आपका प्रश्न है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है और अवतल दर्पण को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है? तो लेंस में भी पूछता है और दर्पण में भी पूछता है, लेकिन कंडीशन ये है दोस्तों कि दर्पण में अवतल को अभिसारी कहते हैं और लेंस में अवतल को अपसारी कहते हैं। तो ये बहुत कॉमन होता है, आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के लिए इसको अच्छे से गौर करना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ना ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है? तो उत्तर में हमने लिखे हैं कि अवतल दर्पण के प्रधान के समानांतर, यानी प्रधान अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें परिवर्तन के बाद एक ही बिंदु पर जमा हो जाती है, इसलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। यानी कि दोस्तों देख सकते हैं प्रधान अक्ष के समानांतर जो भी किरण जा रही है ना, इसके दूसरे तरफ ना फोकस पर एक ही बिंदु पर जाकर अपसरित हो रही है, मतलब कि ये हमारा अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। ये हो गया। अब दोस्तों अगला आता है उत्तल दर्पण को अपसारी क्यों कहा जाता है, अपसारी दर्पण, और
वही अगर लेंस की बात करें ना तो उत्तल दर्पण को अभिसारी, उत्तल लेंस को ना अभिसारी लेंस कहा जाता है लेंस में। तो ये दर्पण है, दर्पण की बात अलग है, लेंस की बात अलग है। इसका उत्तर हमने लिखा कि उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें परिवर्तन के बाद एक बिंदु से एक बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है, इसलिए उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। देख सकते हैं एक दर्पण से ना एक बिंदु से मतलब कि फैली हुई नजर आती है, तो ये हमारा क्या हो गया, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कह देते हैं। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, गाड़ियों के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है? हेडलाइट समझते हैं ना, गाड़ियों के हेडलाइट में। तो यहाँ पर आंसर आपका होगा, जब प्रकाश की किरण को फोकस से भेजा जाता है तो वह प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाती है। इस गुण के कारण अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ियों के हेडलाइट में किया जाता है। तो ये आपका आंसर हो गया, इसे याद रखना। अब दोस्तों अगला प्रश्न हमारा बनता है कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं? प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो आंसर लिखिएगा, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहा जाता है। दोस्तों प्रतिबिंब और छाया में अंतर पूछा जाता है कि एग्जाम में आपको बताना होता है कि प्रतिबिंब और छाया में अंतर क्या होता है, तो आप लोगों को लिखना होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, उत्तल दर्पण का उपयोग स्ट्रीट लाइट में क्यों किया जाता है? स्ट्रीट लाइट में उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग क्यों करते हैं? तो इसका आंसर देखिए, जब प्रकाश की किरणों का प्रधान और उसके समानांतर भेजते हैं, प्रधान अक्ष और उसके समानांतर भेजते हैं, तो सभी परावर्तित किरण फोकस से फैलती हुई प्रतीत होती है। इस गुण के कारण ही उत्तल दर्पण का उपयोग स्ट्रीम लाइट के रूप में किया जाता है। तो ये आपका हो गया। अब दोस्तों सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका बनकर आता है ये अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं? लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से यह बनता है। तो उत्तर में हम लोग लिखेंगे, किसी लेंस के प्रधान अक्ष के समानांतर आ रही प्रकाश की किरणों को जो लेंस जितना अधिक विचलित करता है उसे ही लेंस की क्षमता कहते हैं। या लेंस के या फिर दूसरा दोस्तों परिभाषा यहाँ से लिखिएगा, दूसरा परिभाषा सबसे ईजी, दूसरा परिभाषा लिखिएगा लेंस के। देखिए दूसरा परिभाषा हुआ कि लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। इसका एसआई मात्रक डायप्टर होता है। लेंस की क्षमता को पी द्वारा सूचित किया जाता है और पी बराबर 1/f होता है। तभी तो हम कह सकते हैं कि लेंस की क्षमता लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को ही हम कहते हैं। तो इसका एसआई मात्रक डायप्टर होता है जिसको कैपिटल डी से सूचित करते हैं। डायप्टर के अलावा आप इसको प्रति मीटर भी लिख सकते हो, इसको आप 1/m भी लिख सकते हो। ये सब आपका मात्रक हो गया, क्योंकि डायप्टर हमेशा मीटर में होता है, तो ये हमारा प्रति मीटर के रूप में उभर कर आता है। तो इसे याद रखना है आप लोगों को। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है कि वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन से आप क्या समझते हैं? तो आइए दोस्तों हम समझते हैं। इसका आंसर हमने लिखा कि वायुमंडल में सभी जगह तापमान एक समान नहीं रहता है। वायुमंडल में, सही बात है, हमारे वायुमंडल में सभी जगह एक समान तापमान तो नहीं रहता है, जिससे वायुमंडल में जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वायुमंडल में से ही इस प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है, और वायुमंडल में होने वाले इस अपवर्तन को ही वायुमंडलीय अपवर्तन कहा जाता है। ये सही बात है, अच्छे से हमने लिया और आप लोग अच्छे से याद भी कर लेंगे। देखो ये सब लड़के एकदम वीडियो कॉल बात करने के लिए एकदम तरस रहा है सब। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन आपका है अगला, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य अंडाकार दिखता है जबकि दोपहर के समय गोल दिखता है, क्यों? दोस्तों हम लोग याद किए हैं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पर अंडाकार दिखाई देता है। सुबह शाम के समय अंडाकार जबकि दोपहर में गोलाकार दिखाई देता है। इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन आप लोग आइए यहाँ पर देखते हैं आंसर में। सूर्योदय एवं सूर्यास्त वायुमंडलीय अपवर्तन अधिक और असमान रूप से होता है, जबकि दोपहर के समय लंबवत प्रकाश की किरणें गिरती है, जिसके कारण वायुमंडलीय अपवर्तन 9 के बराबर होता है। यही कारण है कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य अंडाकार दिखता है जबकि दोपहर के समय सूर्य गोलाकार दिखता है। तो ये आपका आंसर हो गया और इसे आप लोगों को अच्छे से याद कर लेना है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है समंजन क्षमता। ये लेंस की समंजन क्षमता है और आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि लेंस की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना?
तो आइए इससे हम लोग अच्छे से समझते हैं। तो ये आपके एग्जाम में ना लेंस के समंजन क्षमता भी लिखिएगा या फिर समंजन क्षमता भी लिखिएगा, तो आप लोग समझ जाना। तो लिखिए, आंखों की ऐसी क्षमता जिससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी अपने आप बदलती है, जिससे दूर और नज़दीक स्थित बिंदु को हम साफ साफ देख पाते हैं, समंजन क्षमता कहलाता है। बस यही आप लोग लिख देना। ओके। और नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कितना होता है, निम्न, यानी कि मानव नेत्र के लिए न्यूनतम दूरी कितना होता है वो भी लिख देना, और अधिकतम दूरी भी लिख देना, ताकि आपका पेज भर जाए और अच्छे से आपको नंबर भी मिल जाए। और आपका लास्ट नंबर क्वेश्चन है, तीव्र प्रकाश वाले कमरे से मंद प्रकाश वाले कमरे में जाने पर वहाँ रखी वस्तुओं को स्पष्ट देखने में कठिनाई होती है। यानी कि दोस्तों, अगर आप बाहर हैं, यानी कि मानते हैं आप घर के बाहर हैं और कड़ी धूप उगी हुई है, आप धूप में 1 घंटे 2 घंटे से मतलब घूम रहे हैं, और जैसे ही आप धूप से अचानक अपने घरों में प्रवेश करेंगे, यानी कि ढूकेंगे ना, तो आप अपने कमरों में जाएंगे ना, तो कुछ ऐसी वस्तुएं होगी जो आपको दिखाई नहीं देगी, थोड़ा धुंधला दिखाई देगा। उसका रीजन देख लीजिए। वही क्वेश्चन है कि जब तीव्र प्रकाश वाले कमरे में होते हैं तो नेत्र की पुतली सिकुड़कर छोटी हो जाती है, जिससे फैलकर वास्तविक स्थिति में आने में कुछ समय लगता है। यही कारण है कि तीव्र प्रकाश वाले कमरे से कम प्रकाश वाले कमरे में जाने पर वहाँ रखी वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई मतलब कि देखने में कठिनाई होती है, दिखाई नहीं देती है। जो आपकी क्या बोलते हैं पुतली होती है ना, पुतली का साइज वो सिकुड़कर छोटी हो जाती है, और उसको थोड़ा सा बड़ा होने में थोड़ा सा समय लगता है, थोड़ा सा समय लग जाता है। ठीक है ना। तो ये आप लोग का आंसर हो गया। बस इतना ही है, अब इसके नीचे नहीं है। और अभी हम आपको सब्जेक्टिव अब सोशल साइंस का भी कराने वाला है, मैथ का कराएंगे, सबका कराएंगे। तो आप लोग इसका PDF जाकर व्हाट्सएप ग्रुप से डाउनलोड कर लीजिए, मैंने वहाँ पर दे रखा है। ठीक है।